20 जुलाई 2007 सुबह के 5:15 डोंबिवली के निनाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कल्पना गावरे की आवाज़ गूंजी, जिसने पूरी बिल्डिंग की नींद उड़ा दी। जो कह रही थी, मैं उसके पैर देख सकती हूँ दीवान के अंदर। उस दिन गावरे फैमिली ने अपनी 21 साल की बेटी स्नेहल को अपने ही घर के बेड बॉक्स के अंदर लाइफलेस पाया। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और फेस पे वाइट कपड़ा। स्नेहल गावरे 21 साल की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी, जो मुंबई में अंधेरी के सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ रही थी। स्नेहल अपनी फैमिली के साथ डोंबिवली में निनाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहा करती थी। उनकी फैमिली में उनके फादर हिंदू राव गावरे, जो बैंक में असिस्टेंट अकाउंटेंट थे, उनकी मदर कल्पना गावरे, जो टीचर थी, और उनकी बड़ी बहन शीतल, जो उस वक्त लंदन में पढ़ाई कर रही थी। एज पर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, स्नेहल काफ़ी हार्डवर्किंग, स्मार्ट और बहुत ही केयरिंग लड़की थी, जो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए हमेशा अवेलेबल रहा करती थी। स्नेहल का एक बॉयफ्रेंड भी था, हिरेन राठौड़, जिसके साथ वो 2005 से रिलेशनशिप में थी। स्नेहल और हिरेन 2004 में कॉलेज में मिले थे और हिरेन स्नेहल का सीनियर था। 2007 में स्नेहल को फुट इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर वक्त अपने घर में ही रेस्ट किया करती थी। स्नेहल पूरा दिन स्टडीज़ करती थी और फिर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती थी। हिरेन के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी टच में रहा करती थी। सो यू कैन से ऑल इन ऑल उसकी लाइफ बहुत सिंपल, डिसिप्लिन, स्टडीज़, फैमिली और सोशल लाइफ का परफेक्ट बैलेंस था। 19 जुलाई 2007, जो दिन कभी नहीं भुलाया जा सकता। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। स्नेहल के पेरेंट्स दोनों ही काम पर गए हुए थे। स्नेहल भी अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रही थी और लंच के बाद वो अपने रूम में ही स्टडी कर रही थी। दोपहर करीब 3:28 पर कल्पना जी के फ़ोन पर स्नेहल का एक ब्लैंक मैसेज आता है, पर कल्पना जी काम में बिजी होने की वजह से वो मैसेज इग्नोर कर देती हैं और ज़्यादा ध्यान नहीं देती। पर उस वक्त किसी को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि ये लास्ट ब्लैंक मैसेज लास्ट साइन ऑफ लाइफ बन जाएगा। शाम के 6 बजे जब कल्पना जी घर पहुंचती हैं, तो वो ये नोटिस करती हैं कि स्नेहल घर पर नहीं है, लेकिन उसकी चप्पल घर पर ही है। हॉल का दरवाज़ा भी अंदर से ही लैच्ड है और हॉल में एक पानी का गिलास भी रखा हुआ है। अब 7 बजे हिंदू राव जी घर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि कल्पना जी थोड़ा सा परेशान है। तो कल्पना जी सारी बात बताती है हिंदू राव जी को कि स्नेहल ऐसे ऐसे घर पे नहीं मिल रही है और ये चीज़ें उन्होंने नोटिस करी हैं। तो अब उन दोनों को सिचुएशन पे थोड़ा सा डाउट होता है, तो वो स्नेहल को ढूंढना शुरू करते हैं, उसके फ्रेंड से कनेक्ट करते हैं, नेबरहुड में ढूंढते हैं। लेकिन जब स्नेहल कहीं भी नहीं मिलती है, तो रात के करीबन 10:35 पे वो लोग जाके डोंबिवली पुलिस स्टेशन में स्नेहल की मिसिंग रिपोर्ट लॉन्च करते हैं। थके हुए वो लोग रात के 2:30 बजे घर पहुंचते हैं, लेकिन वो पूरी रात नहीं सो पाते, इसी चिंता में कि स्नेहल आखिर गई तो गई कहाँ। कल्पना जी अपने एक स्कूल की टीचर के साथ रूम में होती हैं और हिंदू राव जी अपने एक दोस्त के साथ हॉल में बैठे थे। सुबह के करीबन 5:15 बजे हिंदू राव जी और उनके दोस्त ने कल्पना जी की शोर की एक चीख सुनी। वो भाग के रूम में जाते हैं तो कल्पना जी कह रही थी कि उनको स्नेहल के पैर दिख रहे हैं बेड बॉक्स के अंदर। हिंदू राव जी जल्दी से मैट्रेस हटाते हैं, प्लाई हटाते हैं और वो देखते हैं कि उनकी 21 साल की बेटी उन्हीं के घर के अंदर बेड बॉक्स में लाइफलेस पड़ी है। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट करी तो सबसे पहले ये देखा कि स्नेहल के सबसे क्लोज कौन था। तो सबसे पहले नाम आया हिरेन राठौड़ का। इंटेरोगेशन के वक्त हिरेन ने पुलिस को बताया कि स्नेहल ने जब अंधेरी के सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, तब वो वहाँ का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। वो स्नेहल से सितंबर 2004 में मिला और अगस्त 2005 में वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। हिरेन ने अपनी स्टेटमेंट में ये भी बताया कि वो स्नेहल के घर जाता रहता था और उसकी मॉम को उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में
पता था। उसने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा कि स्नेहल की डेथ से एक हफ्ता पहले उन दोनों का झगड़ा भी हुआ था, क्योंकि वो एक पार्टी में गया था और एक फ्रेंड से मिला था जिसे स्नेहल पसंद नहीं करती थी। लेकिन उसके बाद उन दोनों का सॉर्ट भी हो गया था और उसने स्नेहल को ये कहा था कि वो एक हफ्ते तक स्नेहल से शायद मिल नहीं पाएगा क्योंकि वो काम में थोड़ा बिजी है। क्योंकि हिरेन जुलाई 2007 से जुलाई 2008 तक मुंबई की वोल्टास लिमिटेड में एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी काम करता था। हिरेन ने ये भी कहा कि स्नेहल की डेथ से 2 दिन पहले उसका फ़ोन ठीक से काम नहीं कर रहा था। 19 जुलाई 2007 को उसके पास फ़ोन था, लेकिन उसने उसको पूरा दिन स्विच ऑफ रखा हुआ था क्योंकि उसकी बैटरी ठीक से काम नहीं कर रही थी और वो फ़ोन सिर्फ कॉल करने के लिए ही यूज़ किया करता था। उसने ये भी कहा कि स्नेहल की मिसिंग होने की बात भी उसको रात को 8:30 बजे पता चली जब वो घर पहुंच गया। पुलिस और कोर्ट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली हिरेन ने ये क्लेम किया था कि इंसिडेंट वाले दिन वो अपने दोस्तों के साथ, जो खुद मैनेजमेंट ट्रेनी थे सेम कंपनी में, उनके साथ सुबह 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक वर्क प्लेस में ही था। लेकिन जब पुलिस ने कंपनी से जुलाई 2007 का अटेंडेंस रजिस्टर मांगा तो कंपनी ने कहा कि वो रजिस्टर मिसप्लेस हो गया है और वो कभी रिकवर ही नहीं हुआ। 30 जुलाई 2008 में हिरेन यूएस चला गया 2 साल के लिए अपना मास्टर्स परस्यू करने के लिए। स्नेहल की बॉडी मिलने के कुछ दिन बाद पुलिस ने 2 अगस्त 2007 में उसका फोन एक आदमी से रिकवर किया जिसका नाम मनसुख शिवाजी पाटिल था। 33 साल के मनसुख शिवाजी पाटिल मुंबई के कांदिवली एरिया में एक स्टेशनरी शॉप ओनर थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि 31 जुलाई 2007 में एक आदमी उनकी शॉप पे आया और उन्हें ये फ़ोन बेच दिया। जब उन्होंने उस आदमी से इस फ़ोन के बारे में पूछा तो उस आदमी ने बताया कि उसको ये फ़ोन सड़क पे मिला, तो उन्होंने उस आदमी से ये फ़ोन 3500 रुपये में खरीद लिया। पाटिल जी ने पुलिस को उस आदमी का स्केच बनवाने में भी हेल्प करी, लेकिन जब पुलिस ने वो स्केच स्नेहल की फैमिली को दिखाया और उस आदमी के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया तो उसकी स्नेहल की फैमिली उस आदमी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अब धीरे धीरे गावरे परिवार की हैप्पी फैमिली इमेज पे कुछ दरारें नजर आने लगी थी। पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से स्नेहल की बड़ी बहन ने अपने पिता पे एलिजिडली उसे पीटने की कंप्लेन फाइल करी थी। नाउ मार्च 2008 में जब पुलिस ने हिंदूराव जी का साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग कराई तो उनकी रिपोर्ट में ये आया कि ही सस्पेक्टेड हिज वाइफ हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद देयर रिलेटिव अनिल जवालिकर, ड्यू टू विच उनकी मैरिज में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। उनकी रिपोर्ट में ये भी आया कि वो इस बात से भी काफ़ी परेशान थे कि उनकी वाइफ और दोनों बेटियों में एक कोलिशन बना हुआ था जिसकी वजह से उनकी बड़ी बेटी ने उनके खिलाफ ये कंप्लेन करा था। 2007 से 2008 के बीच हिरेन राठौर, हिंदूराव गावरे, कल्पना गावरे और अनिल जवालिकर का साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग के साथ साथ पॉलीग्राफी टेस्ट भी हुआ। हिरेन राठौर का BEOSP which means ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग टेस्ट भी किया गया, जिसे ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग भी कहा जाता है। BEOSP एक इन्वेस्टिगेशन मेथड है जिसमें किसी इंसान का एलिजिड क्राइम में इन्वॉल्व होने की पॉसिबिलिटी उसके ब्रेन के रिएक्शन को स्टडी करके की जाती है। जब उसे क्राइम से रिलेटेड ऑडियो या वीडियो क्लिप्स दिखाए जाते हैं तो ये देखा जाता है कि उसके ब्रेन में न्यूरॉन्स ट्रिगर हो रहे हैं या नहीं। फिर उसके बाद उस टेस्ट रिजल्ट्स को स्टडी करके ये समझा जाता है कि एक्यूज्ड का उस क्राइम में इन्वॉल्वमेंट था या नहीं। 2 जुलाई 2008 को कालीना मुंबई के डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लैब ने जो रिकॉर्ड सबमिट किए उसके मुताबिक हिरेन का स्नेहल के साथ रीसेंट पास्ट में सिग्निफिकेंट कन्फ्लिक्ट्स थे क्योंकि स्नेहल रिलेशनशिप में ज़्यादा डोमिनेंट थी। रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन था कि स्नेहल हिरेन को लेके थोड़ा सस्पिशियस थी और वो अपने फ्रेंड्स को कहती थी कि हिरेन पे नज़र रखें। रिपोर्ट्स ने ये भी बताया कि हिरेन डिसेप्टिव पाया गया while he was answering no to the questions related to his involvement in स्नेहल्स मर्डर। रिकॉर्ड्स में ये भी लिखा था कि BEOSP टेस्ट के दौरान हिरेन के ब्रेन रिस्पॉन्स ने एक्सपेरिमेंटल नॉलेज दिखाया, which means उसके ब्रेन में वो सारी
चीजें थी जो एक आई विटनेस के होती है, जैसे कि स्नेहल के घर जाना, उस पर अटैक करना, उसका मर्डर करना, उसको बेड बॉक्स में डालना, उसकी चेन और फोन ले जाना। इसी बेसिस पे रिपोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि हिरेन का साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन स्नेहल के मर्डर में उसकी इन्वॉल्वमेंट को इंडिकेट करता है। बाकी लोगों के लिए रिकर्ड्स ने ये बताया कि कल्पना जी और जवालेकर जी को ट्रुथफुल पाया गया जब उन्होंने स्नेहल के मर्डर में अपनी इन्वॉल्वमेंट का इनकार किया, जबकि हिंदूराव जी के रिस्पॉन्स इनकंक्लूसिव थे। कल्पना जी के पर्सनल हिस्ट्री सेक्शन में लिखा था कि उनकी मैरिज में मैरिटल डिस्कॉर्ड थे और जब ये रिकॉर्ड्स फाइल किए गए तब वो दोनों अलग अलग रह रहे थे। पुलिस ने एक ए समरी रिपोर्ट फाइल की जो कल्याण महाराष्ट्र के कोर्ट ने फरवरी 2010 में एक्सेप्ट कर ली। ए समरी रिपोर्ट का मतलब होता है कि केस जेन्युइन है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान इतना एविडेंस नहीं मिला कि केस सॉल्व हो सके। उसके बाद केस डोंबिवली पुलिस से ट्रांसफर करके कल्याण क्राइम ब्रांच को दे दिया गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तब थोड़ा एक्टिव हुआ जब हिरेन 7 अप्रैल 2010 को इंडिया वापस आया अपने फादर के डेथ के बाद। उसने खुद ही कल्याण कोर्ट में अपेयर होके 9 अप्रैल 2010 को एक एप्लीकेशन डाली जिसमें उसने अपने नार्को टेस्ट करवाने की परमिशन मांगी। 20 अप्रैल 2010 को हिरेन को अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश किया गया। उसे 27 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में रखा गया और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। कोर्ट ने 4 मई को उसका नार्को टेस्ट करने का परमिशन दिया, लेकिन 26 मई 2010 को कल्याण कोर्ट ने उसको बेल पे रिलीज कर दिया और नार्को टेस्ट होने से पहले ही हिरेन ने कोर्ट में एप्लीकेशन डाल के अपना कंसेंट वापस ले लिया। कुछ महीने बाद 24 जनवरी 2011 को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने सीआरपीसी के सेक्शन 169 के तहत एक रिपोर्ट फाइल की। ये सेक्शन तब यूज होता है जब किसी एक्यूज के खिलाफ एविडेंस कम होते हैं और उसे रिलीज करना पड़ता है। इसमें लिखा था कि पुलिस ने हिरेन, उसके फ्रेंड्स, उसके एम्प्लॉयर, स्नेहल की फैमिली सबसे पूछताछ की है, लेकिन हिरेन की इन्वॉल्वमेंट के बारे में कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि एविडेंस इतने स्ट्रांग नहीं है कि एक चार्जशीट फाइल की जा सके, इसीलिए हिरेन को सेक्शन 169 सीआरपीसी के तहत रिलीज कर दिया जाना चाहिए। लेकिन कल्याण कोर्ट ने ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करी और 31 जनवरी 2011 में सीआरपीसी के सेक्शन 156 के तहत पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर दिए। एज पर रिपोर्ट्स, स्नेहल मर्डर केस शुरू से ही फॉरेंसिक और इन्वेस्टिगेटिव लैब्स का शिकार था। सबसे पहला इशू था डिलेड क्राइम सीन हैंडलिंग। कल्पना जी ने 20 जुलाई सुबह 5:15 बजे स्नेहल की बॉडी डिस्कवर की और पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन क्राइम सीन को +12 आवर्स तक फॉर्मली सील किया ही नहीं गया, ड्यू टू विच फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑलरेडी क्राइम सीन पर मूव हो चुके थे, जिसकी वजह से प्राइमरी एविडेंसेस कंटामिनेट हो चुके थे। फुटप्रिंट्स एंड फिंगरप्रिंट्स ट्रेसेस ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुके थे, जिसकी वजह से इनिशियल स्ट्रगल मार्क्स और मर्डर टूल का ट्रेस लूज हो गया। दूसरा मेजर इशू था मोबाइल फोन मिसहैंडलिंग। स्नेहल का फोन 2 अगस्त 2007 को कांदीवली के स्टेशनरी शॉप से रिकवर हुआ, लेकिन फोन का ओरिजिनल चेन ऑफ कस्टडी डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट था। सेलर ने फोन किससे लिया ये क्लियर आइडेंटिफाई नहीं हो पाया और फॉरेंसिक टीम को ये पता नहीं था कि फोन कब और कैसे मूव हुआ। इसकी वजह से फोन का डेटा जैसे मैसेजेस और कॉल लॉग्स के टाइमिंग्स और ओरिजिन का प्रॉपर्ली सस्पेक्ट से लिंक नहीं किया जा सका। तीसरा इशू था मिसिंग अटेंडेंस रजिस्टर। हिरेन ने ये क्लेम किया कि 19 जुलाई 2007 को वो ऑफिस में ही था, लेकिन जब पुलिस ने वोल्टास लिमिटेड से वो रजिस्टर मांगा जुलाई 2007 का, तो उन्होंने वो क्लियरली मना कर दिया और वो कभी रिकवर ही नहीं हुआ। चौथा प्रॉब्लम था डिलेड इन फॉरेंसिक एग्जामिनेशन। बॉडी डिस्कवर के तुरंत बाद फॉरेंसिक टेस्ट स्टार्ट हुए, लेकिन क्लोथिंग, फाइबर्स और सीन सैंपल्स का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इनिशियली नहीं हुआ। बेड बॉक्स और मैट्रेस के फाइबर को लेटर टेस्ट किया गया, पर कंट्रोल सैंपल्स मिसिंग थे। इसकी वजह से फाइबर और ट्रेस एविडेंसेस लीगली एडमिसिबल प्रूफ बन ही नहीं पाए। पांचवा एस्पेक्ट था साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड बीईओएसपी लिमिटेशन। हिरेन का ब्रेन फिंगरप्रिंट टेस्ट हुआ, जिसमें रिपोर्ट ने यह सजेस्ट किया कि उसके पास
क्राइम सीन का एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है, लेकिन कोर्ट में ये एविडेंस एडमिसिबल नहीं था क्योंकि इंडिया में माइंड रीडिंग लीगली प्रूफ नहीं माना जाता। स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर एविडेंस अवेलेबल था, लेकिन लीगल सिस्टम ने इसे कंसिडर ही नहीं किया। छठा लूप होल था इन्वेस्टिगेटिव लूप होल। फैमिली और फ्रेंड्स को क्वेश्चन किए गए, लेकिन सेकेंडरी लीड को ट्रेस ही नहीं किया गया। मिसिंग चेन ऑफ कस्टडी, इनकम्प्लीट चेक ऑफ एलिबाइज, डिलेड एविडेंस कलेक्शन ने इस केस को स्टॉल कर दिया। पुलिस ने हिरेन को मल्टीपल टाइम क्वेश्चन किया, लेकिन कॉर्पोरेटिव प्रूफ की कमी की वजह से चार्जशीट फाइल ही नहीं हो पाई। नाउ फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मार्च 2014 में एक और एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें उन्होंने फिर से एक्यूज्ड को सीआरपीसी के सेक्शन 169 के तहत रिलीज करने की रिक्वेस्ट की। ये एप्लीकेशन में लिखा था कि पुलिस ने हिरेन की कंपनी से 2 बार जुलाई 2007 का अटेंडेंस रजिस्टर मांगा, पहली बार 3 जुलाई 2012 को और दूसरी बार 24 सितंबर 2013 में। लेकिन हिरेन की कंपनी ने पुलिस को बताया कि उनके सारे एफर्ट्स के बाद भी वो जुलाई 2007 का अटेंडेंस रजिस्टर आज भी ट्रेस नहीं कर पाए हैं। एप्लीकेशन में ये भी लिखा था कि पुलिस ने हिरेन के 3 को ट्रेनीज से बात की, जिन्होंने ये कंफर्म किया कि इंसिडेंट के दौरान हिरेन उन्हीं के साथ था। नाउ पुलिस ने अपना स्टैंड फिर से रिपीट किया कि एविडेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि चार्जशीट फाइल की जा सके, इसीलिए हिरेन को रिलीज कर दिया जाना चाहिए। जब कोर्ट ने इस दूसरी एप्लीकेशन पे हियरिंग की, तो उन्होंने स्नेहल के फादर को अपना रिस्पांस देने को कहा। कोर्ट ऑर्डर और रिपोर्ट के मुताबिक इनिशियली हिंदू राव जी ने केस क्लोज करने पे ऑब्जेक्शन जताया और कहा कि उनको असली कल्प्रिट का नाम जानने का हक है, लेकिन उन्होंने अपनी डिटेल ऑब्जेक्शन कभी फाइल की ही नहीं। अब 30 सितंबर 2015 में कोर्ट के ऑर्डर में लिखा गया कि स्नेहल के मर्डर के दिन का अटेंडेंस रजिस्टर ना पाना अक्यूज का ऑफेंस में इन्वॉल्व होने पर डाउट क्रिएट करता है। कोर्ट ने हिरेन के बीओएसपी टेस्ट रिपोर्ट का रिजल्ट भी कंसिडर किया। उसके बाद कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये डायरेक्शन दी कि वो हिरेन के एलिजेड ऑफेंस रोल पर और इन्वेस्टिगेशन करे, और ये भी कहा कि इन सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस का रिजल्ट ये है कि इन्वेस्टिगेशन अनसेटिस्फैक्ट्री है और इन्वेस्टिगेशन की और जरूरत है। नाउ कल्याण क्राइम ब्रांच के सोर्सेस के अकॉर्डिंग तब से लेके अभी तक उनको ना तो कोई नया लीड मिला है, ना कोई नया सस्पेक्ट। फिर भी केस से जुड़े पुलिस ऑफिसर्स ने ये कंफर्म किया कि कोर्ट ऑर्डर्स के हिसाब से स्नेहल के एलिजेड मर्डरर की तलाश अभी भी जारी है और केस फाइल अब तक क्लोज नहीं हुई है। आज 18 साल बीत गए, एविडेंसेस मिले लेकिन अधूरे, और स्नेहल की फैमिली आज भी जस्टिस का वेट कर रही है उस एक सवाल के साथ, स्नेहल को किसने मारा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ये था स्नेहल गावरे का केस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो प्लीज शेयर योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है कि स्नेहल को किसने मारा, या हिरेन का स्नेहल मर्डर केस में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या नहीं। ऑल्सो if you want to recommend or suggest any case or any story to me, so please share it over email nsakshi519@gmail.com and I will share it over my channel Mystery Unsolved by Sakshi Negi. I will see you guys in my next video. Till then, bye bye.